विपत्ति के क्षण ही वो समय होता है जब हम किसी व्यक्ति के असली चरित्र अथवा किसी नायक के शौर्य से परिचित होते हैं। घोर अंधकार में ये ज्योति के प्रकाश स्तंभ की तरह चमकते हैं और हमें मानवता का अद्भुत पाठ पढ़ाते हैं। जैसा कि किसी सज्जन पुरुष ने कहा था, एक कायर के रूप में पूरा जीवन बर्बाद करने की तुलना में केवल एक दिन नायक के रूप में जीना काफी बेहतर है। और इजराइल इसी भावना का जीता जागता स्वरूप है। परंतु इजराइल को क्या अलग बनाता है? उसकी संस्कृति, उसका शौर्य या फिर उसका प्रशासन? ये सभी कारक सही उत्तर की ओर संकेत तो देते हैं, परंतु वास्तविक उत्तर है अदम्य साहस। आंतरिक मतभेदों के बावजूद जब हमास के आतंकवादियों ने उनके घरों पर हमला किया तो पूरा इजराइल एकजुट हो गया। विपरीत परिस्थितियों में प्रदर्शित एकता अद्भुत और अविश्वसनीय थी, जिसमें भारत के लिए भी बहुत कुछ निहितार्थ है। तो नमस्कार मित्रों, और आज हमारी चर्चा होगी इजराइल के इसी अद्वितीय एकता पर और क्यों यह भारत के निवासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख समान है। जैसा कि स्पाइडरमैन में कहा गया, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात जितनी अधिक शक्ति आपको मिलती है उतने ही अधिक आपके दायित्व भी होते हैं। एक सार्वभौमिक सत्य है जो इजराइल पर चरितार्थ होता है और जहां हर नागरिक इस कहावत को आत्मसात भी करता है। परंतु इस छोटे से राष्ट्र के पास भारत को देने या सिखाने के लिए क्या है? बहुत कुछ, विशेषकर जब बात राष्ट्र की रक्षा और आतंकवाद का सामना करने की हो। इजराइल में अपने राष्ट्र की सेवा करना गर्व और कर्तव्य की बात है। यह सिद्धांत उत्पत्ति या विचारधारा की कोई सीमा नहीं जानता। वस्तुतः हर सक्षम इजरायली ने इस अवसर पर आगे बढ़कर इजराइल की सहायता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे से लेकर हनान्या नफ्ताली जैसे पत्रकार तक, यहां तक कि नफ्ताली बेनेट जैसे विपक्षी नेता और फौडा जैसी श्रृंखला में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध लियोर रेस और इदान अमेदी जैसे प्रसिद्ध अभिनेता सब इसमें शामिल हुए हैं और दोबारा इजरायली सशस्त्र बलों से जुड़े हैं। उनका मिशन हमास के आतंकियों को खत्म करना और जितना संभव हो उतने बंधकों को छुड़ाना। इसे एकता ना कहे तो क्या कहे? वैसे भी इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जहां एकजुटता केवल एक शब्द नहीं, एक जीने का अद्भुत तरीका है। यह एकता इजरायली विपक्ष की प्रतिक्रिया में भी स्पष्ट होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के यूनिटी गवर्नमेंट बनाने के प्रस्ताव को सहृदय स्वीकार किया। यह सरकार, जिसमें इजराइल के राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी कोण के राजनेता शामिल है, हमास की तथाकथित ताकत के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे के प्रतीक के रूप में खड़ी है। अक्सर राजनीतिक विचारधारा और व्यक्तिगत हितों से विभाजित इस संसार में आतंकवाद के खतरे पर इजराइल की प्रतिक्रिया राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की शक्ति को दर्शाती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे शत्रु का सामना करते समय व्यक्तिगत मतभेदों को एक साइड रख देना चाहिए। एकता के महत्व को विशेषकर विपरीत परिस्थितियों में अतिरंजित नहीं किया जा सकता। एक ऐसा सबक है जो सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। परंतु इजराइल की इसी एकता को देखकर एक प्रश्न मेरे मन में भी कौंधा। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, परंतु इजराइल जैसी स्थिति अगर भारत में आई तो क्या यही एकता, राष्ट्र के प्रति ऐसा निस्वार्थ समर्पण हमें देखने को मिलेगा, जहां तनातनी को साइड में रखकर सब राष्ट्र के लिए एकजुट हो? इसका उत्तर हां भी है और ना भी। कुछ नहीं तो अनुच्छेद 370 के समय देशवासियों की प्रतिक्रिया पर दृष्टि डालिए, या फिर जब उरी में हमारे जवानों पर हमला हुआ था तो सैनिकों और भारतीयों के साथ कितने राजनेता, बुद्धिजीवी एवं कलाकार खड़े हुए थे। कितने लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था? उंगलियों पर गिन सकते हैं आप। अब तनिक सोचिए, यदि कसाब को तुकाराम ओंबले ना पकड़ते तो 26/11 के बारे में हमारे मन मस्तिष्क में क्या बिठाने का प्रयास कर रहे थे कुछ लोग? जैसे आज इजराइल के नागरिकों पर हुए जघन्य हमलों को अब भी कुछ निर्लज्ज प्राणी उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही कई लोग ये दिखाना चाहते हैं कि यह हमला हिंदू आतंकवाद का परिणाम है और यदि तुकाराम ओंबले ने कसाब को पकड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति ना दी होती तो इस फर्जी थ्योरी के नाम पर न जाने कितने लोगों का जीवन नष्ट किया जाता। आज भी ऐसे कुछ निकृष्ट जीव जंतु हैं जो कारगिल के युद्ध और उसमें लड़ने वाले सैनिकों के बलिदान को बलिदान नहीं मानते और इसे एक पार्टी का निजी युद्ध कहने तक का दुस्साहस करते हैं। विडंबना यह है कि अपने दावों के विरुद्ध कई सबूतों के बावजूद उन्होंने तुष्टीकरण की रणनीति के कारण हमास समर्थक ब्रिगेड का समर्थन करना चुना है। निसंदेह हमारे विदेश नीति और सैन्य रणनीतियां विकसित हुई है, परंतु अगर हम अपनी सीमाओं के भीतर के खतरों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो ये सारे परिवर्तन अपर्याप्त हैं। हमारी वैश्विक छवि पर लाल किले का उपद्रव और उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों जैसी घटनाओं की गंभीरता को समझने के लिए आपको जियोपॉलिटिक्स में पीएचडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था, हम 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं।
हमारे सैनिक तो बाहरी मोर्चों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है, परंतु आंतरिक मोर्चे हेतु हमें इजराइल की भांति एकजुट होना होगा और सतर्क रहना होगा। तभी हम उनकी वीरता की विरासत से मुकाबला करने की आशा कर सकते हैं। जैसे एक बार नाना पाटेकर ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद अपनी ही बिरादरी की खबर लेते हुए कहा था, पाकिस्तान, कलाकार और बाकी सब बाद में, पहले मेरा देश। देश के अलावा मैं किसी को नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहूंगा। कलाकार देश के सामने खटमल की तरह, हमारी कोई कीमत नहीं। हमारे असली हीरो हमारे जवान हैं। हम तो बहुत ही मामूली लोग हैं। हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए।